नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेंद्र सिंह। हमारे YouTube चैनल उपन्यास कहानियां में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 5। अभी सायंकाल हुआ ही चाहता था कि थाली के समान गोल गोल चंद्र रूपी पुष्प गगन सुंदरी ने अपने जूड़े में गूंथ लिया। फिर उस उजले पुष्प की सुगंध चांदनी बनकर सारे दुर्ग में फैल गई। दरबार के बीच के खुले भाग में देवी के गायक नर्तकों ने पहले चावलों से चौक पूर दिया था। भोजनोपरांत महाराज, युवराज संभाजी और जिजाऊ के साथ कीर्तन रत देखने ऊंची बैठक पर आ विराजे। सारा सभागृह मनुष्यों की भीड़ से भरा था। कीर्तन रत के पूर्व चावल से चौक पूरने का कार्य संपन्न हुआ। उसके पश्चात नर्तक दल का मुखिया सामने आया। सिर की लाल पगड़ी झुकाकर बोला, सरकार, मां भवानी की जय जयकार शुरू करने का आदेश हो। महाराज ने उसे हाथ उठाकर कुछ देर ठहरने के लिए कहा। महाराज के राजटोप में गरुड़ पंख का पदक मढ़ा हुआ था। महाराज बार बार अंतापुर की ओर वाले दरवाजे की ओर देख रहे थे। सबकी नजरें भी उसी दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं। उसी दरवाजे के पीछे पहले गुदना भरे हाथों से आंचल संवारती हुई एक हलचल सी हुई। फिर कंगनों की खनक गूंज उठी। इस खनक को सुनने में कुछ क्षण ही बीते होंगे कि 3 आकृतियां भीतर से दरबार में प्रविष्ट हुई। संभाजी के ससुर गलमुच्छों वाले पिलाजी शिर्के, दुलार भरे मन वाली धाराऊ, और इन दोनों के बीच थी येसुबाई, संभाजी की किशोर वयन लजीली वधू, ग्रीवा झुकी हुई, हृदय धड़कता हुआ। संभाजी को काल ने छीन लिया। इस अफवाह को सच मानकर उनकी पत्नी येसुबाई ने सती होने का निश्चय कर लिया था। और उस समय उनके पिताजी पिलाजी जब संभाजी के पदत्राण मांगने के लिए आए थे, तब महाराज ने उन्हें समझा बुझाकर श्रृंगारपुर वापस भेज दिया था। अब संभाजी के सकुशल लौट आते ही उन्होंने पिलाजी को लिख भेजा था, पूर्णिमा की रात तक हमारी बहुरानी को लेकर चले आइए। आते समय अपनी कुलदेवी भावेश्वरी देवी की भभूत लाना न भूलें। शंभू राजा सकुशल गढ़ में आ गए हैं। पिलाजी को दरबार में प्रविष्ट होते देखकर संभाजी विनम्रतावश उठने को ही थे कि पिलाजी के साथ ही आगे आगे बढ़ने वाले किसी के 2 कोमल नाजुक पैर भी उन्हें दीख पड़े, जिनमें सोने के तोड़े पहने हुए थे। इन 2 नाजुक पैरों के जादू से न जाने क्या हुआ कि संभाजी एक झटके के साथ अपने आप वापस अपनी जगह पर आ बैठे। परंतु महाराज आगे बढ़ते हुए बोले, आओ बहुरानी। येसुबाई की भुजा पकड़कर वे उन्हें आगे लाए और उन्हें मां साहिबा के निकट ही सम्मान पूर्वक बैठा दिया। पिलाजी भी बैठ गए। महाराज ने अपने सामने लाई गई हल्दी रोली को चंगेरी में से चुटकी भरकर रोली लेकर ऊपर आकाश में बिखेर दी और गायकों को जय जयकार प्रारंभ करने का संकेत किया। नर्तकों ने वस्त्र ज्योतियां जलाई और नमन गीत गाना प्रारंभ किया। हे गजवदन गणराजा गौरी नंदन, दुक्कड़ और एक तारे के मिले जुले ताल सुर गूंजने लगे। नर्तकों का मुखिया जलती लहराती नाचती वस्त्र ज्योतियों पर से बार बार हाथ फिराकर और एक कान हाथ पर रखकर जगदम्बा का महात्म्य गान गा रहा था। आदि शक्ति की महती महिमा, मुझे बनाया भक्त उसी ने। राजकुमार संभाजी ने आगरा की यात्रा से बहुत कुछ सीख जान लिया था। अनपेक्षित प्रसंगों ने उन्हें सयाना बना दिया था। महाराज ने अपने अधिकार के अंतर्गत सभी किलों का एक दौरा किया और सब किलेदारों तथा दुर्गों के सैनिकों से भेंट की। अपने पंत सचिव वारणाजी दत्तों की सलाह से उन्होंने जमाबंदी, लगान आदि के नियम बनाए। अपनी फौज के लिए नए नियम निर्धारित किए। सैनिक वर्षा ऋतु के 4 महीनों में अपने अपने गांवों को जा सकते हैं। वहां वे खेती की जुताई बुआई का काम करें और दशहरा होते ही सरकारी काम के लिए उपस्थित रहें। 8 मास तक फौज के आक्रमण अभियानों में भाग लें और जीविका प्राप्त करें। आक्रमण के दौरान स्त्रियों के साथ किसी प्रकार भी असभ्यता का बर्ताव न करें। अभियान पर जाते समय और बरसात में अपने घर लौटते समय चौकी के पहरे पर नियुक्त राज कर्मचारी को
तलाशी लेने दें, गैर कानूनी कोई काम न करें। इन नियम आदेशों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके हाथ जल्लाद द्वारा कटवा दिए जाएंगे। महाराज ने सेना के लिए ऐसे कठोर नियम बना दिए। महाराज ने जमीन के लगान के बारे में जो नियम बनाए वैसे शायद मलिक अंबर ने भी न बनाए होंगे। गांव के देशमुख, देश पांडे, पटेल और 4 सयाने वृद्ध ग्रामीण, ये 7 लोग मिलकर बैठें और जमीन की बिसात देखकर उस जमीन की श्रेणी निर्धारित करें। सरकारी लगान इसी के अनुसार ही तय किया जाए। जो लोग लगान नकद रकम के रूप में न जमा कर सके उनसे वस्तु के रूप में, धान्य के रूप में लिया जाए। किसानों को खेती के लिए हल, बैल, बीज आदि की आवश्यकता पड़े तो सरकारी कार्यालय से वह सब उसे दिया जाए। राज्य की स्थिरता के लिए, भविष्य की योजनाओं के लिए महाराज ने ये नीतियां बनाई। बालक संभाजी नीति नियमों आदि को बनते देख रहा था और यूं उसकी समझ बढ़ रही थी। अपने शस्त्रधारी सैनिकों और किसानों के प्रति महाराज कितनी आत्मीयता दिखलाते हैं, यह बात युवराज संभाजी के ध्यान से छूटी नहीं। जवानों किसानों के विषय में बात करते समय महाराज के वचनों में माया ममता टपकती थी। संभाजी सोचते थे, हमारे आबा साहब को यदि खाली समय मिल पाए तो वे अवश्य ये हमें भी साथ लेकर किसी कुर्मी किसानों के गांव में जाएंगे। अपनी राजसी पोशाक उतार कर जरूर घुटने तक की धोती और फतुही पहनेंगे और बैलों के पीछे पीछे हत्था पकड़कर हल भी चलाएंगे। इतना ही नहीं, हमें भी सिखाएंगे। बाल शंभू, लो लकड़ी का हथौड़ा हाथ में लो और हमने जो हल चलाया है उसके पीछे पीछे के ढेले फोड़कर भूमि को साफ करते चलो। राजगढ़ के कक्ष में मंत्रीगण उपस्थित थे। पेशवा मोरोपंत दाएं हाथ में एक पुलिंदा लिए खड़े थे। शायद वह कोई खलीता था। उनके बाएं हाथ में खलीते की खाली थैली थी जिसके बंद और फुंदने अभी तक झूल रहे थे। खलीता पूरा खोलकर मोरोपंत खड़े थे। बैठक पर महाराज, जिजाऊ और संभाजी बैठे थे। रानियों की बैठक में पर्दे के पीछे पुतलीबाई, सोयराबाई आदि रागी वर्ग बैठा था। येसु भाई भी बैठी थी पुतलीबाई के निकट, सलज, ग्रीवा नीचे झुकी हुई। अपने मायके से लौटने के बाद आज बैठक में बैठने का उनके जीवन का यह प्रथम ही अवसर था। उत्सुकता ने उनके मन को छेड़ा। इस चिक के पीछे बैठक में बैठे लोगों के राजटोप भला कैसे दिखते होंगे। मन ने देखना चाहा परंतु लज्जा ने ग्रीवा न उठने दी। उनके पिताजी पिलाजी उन्हें यहाँ ससुराल में छोड़कर वापस श्रृंगारपुर चले गए थे। अब उन्हें यहीं राजगढ़ में ही रहना था। महाराज की इच्छा तो थी यह। मोरोपंत पेशवा को महाराज ने दृष्टि से ही अनुमति दी और शांत वातावरण में पेशवा की आवाज गूंजने लगी। राजवधू येसुबाई मन लगाकर उन शांत मंद शब्दों को सुनने लगी। मशहूरल अनाम दाम दौलतहु शहजादे मुअज्जम, सूबे दक्षिण की खिदमत में राजा शिवाजी का दंडवत हो। आगे विशेष यह खलीता भेजने का प्रयोजन आप जान लें। हम अपने प्राणों के भय के कारण आगरा से यहाँ अपने देश में बचकर निकल आए। हमारे फर्जंद संभाजी भी यहाँ आ गए। निकलते समय हम आला हजरत की इजाजत न ले सके। वजह आप बखूबी जानते हैं। हर एक को अपनी जान प्यारी होती है। हालांकि हम बचकर निकल आए, फिर भी हम हजरत साहब के ही चाकर बंदे हैं। उनकी सेवा के लिए हर तरह तैयार हैं। आपसे इल्तिजा है कि हजरत साहब को समझा बुझा दें। हमारे फर्जंद संभाजी बादशाह की सेना में सेवा करते ही थे। हमारे आज के किले और ये सारी संपत्ति सभी कुछ आज भी बादशाह सलामत की खिदमत में हाजिर हैं। यह जानकर हमारे फर्जंद संभाजी को फिर एक बार चाकरी करने का मौका दिया जाए। जैसा कुछ भी सुलह समझौता अब आपस में हो सके उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। ज्यादा क्या लिखे, आप सब जानते हैं। औरंगजेब ने दक्षिण की सूबेदारी से जसवंत सिंह को हटाकर उसके स्थान पर अपने पुत्र मुअज्जम को नियुक्त किया था। मुअज्जम शिवाजी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। यह उसकी राजनीतिक चाल नहीं थी, बल्कि अपनी सुरक्षा का एक तरीका था। वह खूब समझता था कि उसके कुचक्री बाप ने उसे शिवाजी के मुंह में क्यों ढकेला है। कई घमंडी तलवार के धनियों का
शिवाजी के जबड़े में जाकर क्या हश्र हुआ था यह भी उसने देखा जाना था। दूसरी ओर महाराज भी चाहते थे कि अपने राज्य के फिर से पांव जमा लेने तक मुगलों से संघर्ष करना आत्मघात होगा। इसी कारण उनकी इच्छा थी कि दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम से सुलह और शांति की बातें की जाएं। जिजाऊ, मंत्रीगण और सभी उपस्थितों ने खलीता सुना और वे दंग होकर महाराज की ओर देखने लगे। अभी आगरा वाली मुसीबत टली नहीं थी और महाराज फिर संभाजी के माध्यम से एक नई चाल चल रहे थे। महाराज शांत बैठे थे। उन्होंने बालाजी आवजी की ओर देखा। बालाजी बैठक के सामने आए, मुजरा करके खड़े हो गए। बालाजी आवजी ही महाराज के दूत बनकर औरंगाबाद जाने वाले थे। मोरोपंत ने खलीते को गोल बनाकर एक पुलिंदा बनाया और थैली में सरका दिया। फिर उस थैली को महाराज के सामने रखा। महाराज ने उसे हस्त स्पर्श दिया। हाथ में पहनी मुंदरी का पुखराज झिलमिल झिलमिल चमक उठा। उसकी किरणें संभाजी के मुखमंडल पर पड़ी। लजीली किशोरी येसुबाई ने सिर उठाकर नजरें चुराकर पर्दे के पीछे बैठक पर बैठे राज टोपधारी एक सजीले बांके किशोर को देखने का प्रयत्न किया, परंतु वे कुछ देख न पाई। बालाजी झुककर खलीता ले रहे थे और हाय, वह राज टोप तो उनकी आड़ में छिपा था। बालाजी सब काम पूरी सावधानी और शांति से हो, जैसे भी बने यह संधि होनी ही चाहिए। महाराज ने बालाजी से कहा, जैसी आज्ञा प्रभु। खलीता बालाजी आवजी ने स्वयं अपने हाथों से लिखा था। यही खलीता अब उन्होंने मोरोपंत के हाथों से लिया। मुजरा करते हुए वे औरंगाबाद की दिशा में कूच करने के लिए पीछे पीछे हटने लगे। बाल शंभू, यदि यह संधि हो गई तो तुम्हें शहजादे से मिलने औरंगाबाद जाना पड़ेगा। अकेले जाओगे? महाराज ने संभाजी से पूछा। हाँ हाँ, अवश्य जाएंगे हम। आगरा जाते समय तो हम बेरुल मलोटा की गुफाओं को देखते हुए उस रास्ते से गए थे, परंतु लौटते समय उस रास्ते से नहीं आ पाए। फिर एक बार मौका मिलेगा तो अवश्य देखना चाहेंगे हम बेरुल की गुफाएं। संभाजी ने उत्तर दिया। युवराज के उत्तर से प्रसन्न होकर महाराज ने हंसते हुए जिजाऊ की ओर देखा, परंतु वे तो गंभीर बनी बैठी थीं। बेरुल की गुफाओं की बात निकलते ही संभाजी को याद आई वहां की भित्तियों प्रस्तरों पर विचित्र नारी की नायिकाओं की अनेक भाव मुद्राएं, परंतु हमारी दृष्टि जैसे अकस्मात खिंचकर चिक्के पर्दे की ओर क्यों गई, यह संभाजी समझ नहीं पाए। दृष्टि ने पर्दे के पीछे देखना चाहा, परंतु उस ओर का कुछ भी दिखाई न देता था। वायु के एक झोंके ने आकर उस पर्दे को हिलाया। उस कारण पर्दे से तरंगे सी उठने लगी। संभाजी का मन पर्दे की इन्हीं तरंगों पर लहराकर पहुंच गया, दूर सुदूर औरंगाबाद तक, बेरुल की गुफाओं तक। महाराज, नायक आए हैं बाहर। महल के किसी सेवक ने भीतर आकर सूचना दी। आने दो उन्हें। महाराज टहल रहे थे। टहलते टहलते रुक गए। संभाजी भी पास आकर खड़े हो गए। बहिर्जी नायक महल में आया। आकर उसने मुजरा किया। मुजरा करते समय उसके मुडासे के लटकते छोर हिल उठे। मालिक, अपने रघुनाथ पंत और त्रयंबक पंत अटक गए थे, अब सकुशल छूटकर नीचे गढ़ की तलभूमि तक आ पहुंचे हैं, परंतु बड़ी दुर्दशा हो गई है उनकी। बहिर्जी क्षण भर रुक गया। तभी महाराज को स्मरण हो आया, हम आगरा से बच निकले, परंतु रघुनाथ पंत और त्रयंबक पंत पीछे रह गए थे। वे वहां औरंगजेब के पहरेदारों में जा फंसे। फौलाद खां ने उनका बुरा हाल किया। मृत्यु से अधिक भयानक यातनाएं दी उन्हें, ऐसा सुना था हमने। वास्तव में उनके भाग्य में तो मृत्यु ही बदी थी। मुअज्जम के साथ सुलह की बातचीत का लाभ हुआ और औरंगजेब ने उन दोनों को हाड़ मास के अवशेष उन पुतलों को छोड़ दिया। इन्हें छोड़ दिया है, इसका यही अर्थ है कि अब सुलह पक्की हो जाएगी। मालिक, उन्हें पहनने ओढ़ने के लिए वस्त्र भेजने चाहिए। फटे हाल हो गए हैं वे। और मालिक, बोलते बोलते बहिर्जी की वाणी लड़खड़ाने लगी। कहो कहो नायक, और क्या समाचार है? बहिर्जी का गला रुंध गया। बोल न फूट पाते थे। सिर की पगड़ी को दाएं बाएं झुलाता हुआ वो कहने लगा, ना महाराज, जीभ तालू से चिपकी जाती है। यह समाचार आपको कैसे बताऊं? मंद गति से महाराज बहिर्जी के पास आए। उनकी आवाज गंभीर हो गई थी।
नायक, हम जब मुगलों की कैद में थे तब अगर हमारा कुछ भला बुरा हो जाता तो वह खबर भी तुम्हें माँ साहब को बतानी ही पड़ती ना। जासूस और ज्योतिषी को खरी और सही बात कहनी चाहिए। कहो, कौन सा समाचार है? महाराज, दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में अपने भूतपूर्व सेनापति नेताजी पालकर को मुल्लाओं ने कलमा पढ़ा दिया है। उनका नाम बदलकर मोहम्मद कुली खान बना दिया है उन्हें। निसार खान ने उनकी पत्नी को यहाँ देश में कैद करके उसे भी दिल्ली भेज दिया। उनका भी धर्म बदलकर मौलवियों ने मस्जिद में उनका नए सिरे से निकाह कराया। बहिर्जी जात से रामोशी था, पहरा देने का और जासूसी का परंपरागत काम था उसका। उसने वीर सेनापति नेताजी के शौर्य को अपनी आंखों देखा था, जाना था। उसे याद कर कर उसकी आंखों से जलधारा बरसने लगी। महाराज ने बहिर्जी को धीरज बंधाने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, पर उनके हाथ भी कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। नेताजी साक्षात दावानल, घोड़ों की पीठ पर बैठा भड़कते हुए आगे बढ़ने वाला दावानल, जो नेता था आज नथा हो गया, अंगारा कोयला बन गया। युवराज संभाजी महाराज और बहिर्जी की ओर ध्यानपूर्वक देख रहे थे। बातें सुनकर उनका हाथ अकस्मात तलवार की मूठ पर गया। कान की लोल की क्रोध से लाल हो उठी, आंखों से आग बरसने लगी। उनकी मन की आंखें देख रही थी तस्बीह की माला पकड़ा हुआ एक हाथ, और उनका अपना हाथ मूठ पर अधिक कसता जा रहा था। महाराज अब अपने बिखरे हुए राज्य की शासन व्यवस्था के काम में मग्न थे। औरंगजेब ने उनके सुलह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। दक्षिण के सूबेदार मुअज्जम उर्फ शाह आलम की मार्फत औरंगजेब की स्वीकृति महाराज को प्राप्त हो गई थी। संभाजी के लिए भी स्वीकृति आ चुकी थी। संध के अनुसार यह तय हुआ था कि महाराज के प्रतिनिधि के रूप में युवराज संभाजी को शाही मनसबदार माना जाए, उन्हें 4000 मनसबदार बनाया जाए और बरार खानदेश को जागीर का 15 लाख होन की आमदनी का प्रवेश बतौर माफीदारी उन्हें बहाल किया जाए। औरंगजेब कुटिल राजनीति के खेल ही जानता था। उसने संध के रूप में यह चाल दिखाई थी, जो दिखती थी हाथी की चाल, परंतु चाल थी वह ऊंट की टेढ़ी, फंसाने वाली। संभाजी को माफीदारी की जागीर दी गई थी, बरार और खानदेश की, जिसका अर्थ यह था कि संभाजी को औरंगाबाद में मुकाम करना पड़ेगा और इस तरह शिवाजी का बेटा मनसबदार बनकर ही क्यों ना हो, रहेगा औरंगजेब के कब्जे में जामिन बनकर। यदि उनके मन में ऐसा कुटिल इरादा न होता तो क्या पुरंदर की संध में औरंगजेब को जो प्रदेश शिवाजी से मिला था, उस मावल प्रदेश का ही मनसबदार वह संभाजी को नहीं बना सकता था? परंतु ऐसी सीधी चाल चलता तो वह औरंगजेब क्यों कर कहलाता? महाराज ताड़ चुके थे कि औरंगजेब मोरपंख का गुच्छ दिखाकर हमारे चेहरे पर केवाच के पत्ते फिरा रहा है। उन्होंने दिल्ली दरबार को स्पष्ट कहलवा भेजा, जागीर की माफीदारी हमारे फर्जंद संभाजी जरूर अवश्य ले लेंगे, मगर वे जागीर की जगह पर औरंगाबाद में नहीं रहेंगे। प्रताप राव गुर्जर और निराजी राव जी उनके मुतालिब और नायब बनकर जागीर का कामकाज किया करेंगे। सुलह के अनुसार महाराज की सभी शर्तों को मान लिया गया था। औरंगाबाद से मुअज्जम का पत्र आया, जागीर के सम्मान वस्त्र और बादशाही फरमान लेने के लिए फर्जंद संभाजी को औरंगाबाद भेज दीजिए। तुरंत ही महाराज के जासूस बहिर्जी, कर्माजी, विश्वास आदि औरंगाबाद की ओर दौड़ पड़े। उन्हें मुअज्जम के बारे में पूरी और सही जानकारी प्राप्त करनी थी। ये ऐसी चतुर राजनीति का खेल खेलना बस केवल शिवाजी महाराज के ही बस की बात थी। वे सदा ही ऐसे खेल खेलते आए थे। दुश्मन के एक घेरे से छूटकर निकले नहीं कि तुरंत दूसरे घेरे में वे खुद ही घुस पड़ते थे। संभाजी को अभी अभी तो उन्होंने एक कैद से सकुशल छुड़ा लिया था और तुरंत ही वे उन्हें अपनी इच्छा से ही फिर एक दूसरी कैद में ढकेलने का साहस कर रहे थे। उस चाल में धोखा था जरूर। इस चाल की सफलता इस बात पर आधारित थी कि मुअज्जम का स्वभाव कैसा है। इसी तरह इसी चाल से ये भी सिद्ध होने वाला था कि संभाजी कितना निर्भय और धैर्यशाली है। गुप्तचरों ने औरंगाबाद तक जाकर पूरी जानकारी ला दी। मुअज्जम भोग विलासी है, साज सिंगार और ऐशो आराम में मगन रहता है।
शिवाजी से वह मन ही मन घबराता है। अपने पिता से भी वह दूर दूर ही रहता है। महाराज ने काफी सोच विचार के बाद संभाजी को औरंगाबाद भेजने का निर्णय कर लिया। उन्हें भरोसा था कि संभाजी दरबार के सारे रीति रिवाजों को निभा सकेंगे। स्वयं वे ही जब औरंगाबाद हो आएंगे तो औरंगजेब को उन पर पूरा पूरा न सही थोड़ा भरोसा तो होगा ही। इस निश्चित कार्य की पूर्ति का समय तब आया जब दिवाली एन सिर पर आ गई थी। राजनीति को तीज त्योहार और भावना से क्या लेना देना। कड़ाके की सर्दी के दिन थे। नरक चतुर्दशी के उषा काल में जिजाऊ और पुतलीबाई ने बालक संभाजी को अभ्यंग स्नान कराया। मिष्ठान जलपान आदि हुए। सायंकाल के समय दुर्ग की 3 माचियों पर, कंगूरों पर और ऊपरकोट में दीपकों की पंक्तियां वायु की लहरों से खेलती हुई जल रही थी। मूल रूप में ही राजगढ़ का आकार ऐसा था मानो पक्षीराज गरुड़ अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहा हो। अब दीपकों की पंक्तियों से सुशोभित होकर वो ऐसा दिख रहा था मानो उसने पंखों पर नक्षत्रों का साज चढ़ा लिया हो। दिवाली के दूसरे दिन सोने की मोहरों से भरे हुए थाल की पूजा हुई। लक्ष्मी पूजा भी की गई। तीसरा दिन था शुद्ध प्रतिपदा परिवा का। उस दिन पत्नी का विशेष महत्व होता है। पुतलीबाई ने भोर से पहले ही येसुबाई को स्नान कराया, आभूषण वस्त्रादि से श्रृंगार कराया और फिर पुतलीबाई उन्हें जिजाऊ के महल में ले आई। महल के बीच शालिग्रामी रंग का चंदन निर्मित पाट रखा हुआ था। उस पाट के चारों ओर रंगोली के आकर्षक बेल बूटे चित्रित थे। पीतल के चमचमाते दीपक मंद मंद जल रहे थे। जिजाऊ ने बाल शंभू का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे उस पाट पर बैठाया। पुतलीबाई ने येसुबाई के हाथ में आरती की थाली दी। उस थाली में जलने वाले 5 नीराजनों के प्रकाश से येसुबाई के मुख का केतकी वर्ण और अधिक झिलमिला रहा था। आंखें उस प्रकाश से बचना चाह रही थीं। कोई चंपाकली खिलते समय अपनी पंखुड़ियों को खोलना चाहती हो पर सकुचा रही हो, ऐसा रूप रंग बनाया था येसुबाई का। इस थाली को हाथ में लेकर आरती उतारो अपने श्रीमान जी की। पुतलीबाई ने येसुबाई के लाज संकोच को दूर करने के लिए प्यार भरे बोलों से समझाया। कांपते थरथराते हाथों से घबराई वह वधू अपने पति के मुखमंडल के चारों ओर आरती घुमा रही थी। उनकी दृष्टि थाली में गड़ी हुई थी। ऐसा लगता था मानो लालाई भरी प्राची दिशा ऊपर उठकर आ रहे सूर्यदेव की आरती उतार रही हो। जिजाऊ ने झुककर संभाजी के हाथ में एक स्वर्ण भूषण दिया। पैठण नगर की बनावट वाला एक कंठहार था। वह हार हाथ में लेकर संभाजी ने जिजाऊ की ओर देखा, मानो आंखों से पूछ रहे हो क्या करें इसका। अपनी वधू के साथ मनाई गई यह उनकी भी तो पहली ही दिवाली थी ना। जिजाऊ ने मुस्कुराते हुए संकेत से समझाया, इसे आरती की थाल में रख दो। संभाजी ने वो हार थाली में रखा। दृष्टि नीचे ही टिकी हुई थी। फिर जिजाऊ ने बहुमूल्य रेशमी साड़ी, चोली, वस्त्र आदि से भरी हुई एक थाली सामने रखी। संभाजी ने उसे हाथ से छूकर पास रखे एक पाट पर रख दिया। येसुबाई ने वह आरती नीचे रखी और अपने सुहाग को कुलीन पद्धति से 3 बार नमस्कार किया। राजगढ़ में आज तक कई परिवार के त्योहार देखे थे, परंतु बाल और बाला द्वारा मनाई गई शुद्ध प्रतिपदा की परिवा आज की पहली ही थी। इसके बाद भैया दूज का दिन आया। सखूबाई, राणूबाई और अगधाबाई इन बहनों ने अपने भैया राजा संभाजी की आरती उतारी। आज ही उन्हें औरंगाबाद की ओर प्रस्थान करना था। फिर संभाजी ने दादी माँ जिजाऊ, माता पुतलीबाई और सोहराबाई, धाय माँ धाराऊ आदि से आशीर्वाद पाया। येसुबाई से तो बस इतना ही कह पाए, हम चलते हैं। ऊपरीकोट के मुख्य चौक में प्रताप राव, निराजी रावजी सोमनाथ, प्रहलाद निराजी, अंगद राय आदि श्रेष्ठ जन उपस्थित थे। ये लोग दुर्ग से नीचे उतरने के लिए तैयार खड़े थे। थोड़ी देर बाद जिजाऊ के साथ संभाजी वहां आए। संभाजी ने प्रस्थान करने से पूर्व जिजाऊ के चरणों में प्रणाम किया। चिरंजीवी हो, कार्य सफल होते ही वापस लौट आना, जिजाऊ ने आशीर्वचन कहे। जो लोग संभाजी के साथ जाने वाले थे वे लोग महाराज और संभाजी अब संजीवनी माची की ओर जाने लगे थे। इस माची पर दुर्ग से नीचे उतरने के लिए पालकी तैयार रखी गई थी। सब लोग माची की ओर जाने वाली पहाड़ी सुरंग के द्वार पर आए। रक्षकों ने द्वार की शिला हटाई
और महाराज तथा संभाजी भीतर उतर गए। उनके पीछे प्रताप राय, निराजी पंत, रावजी आनंद राव, प्रहलाद पंत आदि अधिकारी गण भी सुरंग में उतर गए। एक एक सीढ़ी उतरते हुए वे आगे बढ़ रहे थे। भीतर के प्रहरी इन श्रेष्ठ जनों को मुजरे कर रहे थे। सुरंग में मशालों का धूसर मंद प्रकाश फैला हुआ था। महाराज अपनी हथेली युवराज संभाजी के कंधे पर रखे उतर रहे थे। अचानक चलते चलते महाराज के मन में न जाने क्या विचार आया कि वे एक सीढ़ी पर रुक गए। पीछे के लोग अपने आप ही रुक गए। तुम्हें याद है बेरूत की कैलाश गुफा की? महाराज ने पूछा। जी हाँ, अच्छी तरह याद है। दोनों की आवाजों की प्रतिध्वनि सुरंग में गूंजी। उस पत्थरों के शिल्प में तुम्हें कौन सा दृश्य मोहक प्रतीत हुआ? कैलाश पर्वत को उठाने के कारण थका मांदा रावण। आश्चर्य से भौहें चढ़ाकर महाराज ने संभाजी की ओर देखा। इतना बलशाली था रावण, परंतु कैलाश पर्वत को उठा नहीं पाया। शांत वाणी से संभाजी ने उत्तर दिया। उत्तर सुनकर महाराज की छाती फूल उठी। सब संजीवनी माची तक आए। युवराज संभाजी ने अपना हल्दी रोली से सुरोचित मस्तक महाराज के चरणों में नवाया। उन्हें ऊपर उठाकर अंक में भरते हुए महाराज धैर्यपूर्ण स्वर में बोले, सावधान रहना, हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, परंतु प्रताप राव तो हैं। इनकी सलाह के अनुसार चलो, यशस्वी बनो। हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करेंगे। संभाजी सजाई हुई पालकी में सवार हो गए। पालकी का छिपा हुआ शानदार फुंदना उनके हाथ में था। पालकी चल पड़ी और रणसिंगों की तेज आवाजें गूंजने लगीं। पालकी के साथ आफताबधारी सेवक, चोपदार, झंडा बरदार भी चल रहे थे। पालकी किले के पाली दरवाजे से आगे निकली। पीछे 5000 शूरवीर घुड़सवार भी साथ निकले। कूच का डंका बजने लगा। इस डंके की आवाज को ऊपर दुर्ग में संभाजी बहनों सखूबाई, रणुबाई और अंबाबाई ने सुना। येसुबाई ने भी सुना और जीजाऊ ने भी, धाराओं ने भी सुना अवश्य, परंतु कान जैसे बधिर थे। मन सुन्न हो गया था उसका। श्री भवानी के राज्य के सेवकों को नाते रिश्तों को भी भुलाना पड़ता है। वे पहले ही भगवती भवानी के अनन्य उपासक। वो माँ भवानी अपने 8 हाथों में से एक हाथ उठाकर जिस दिशा की ओर संकेत करे, राज्य के रण बाकुरों के लिए वही दिशा है, वही लक्ष्य है। आज उसी माँ भवानी ने युवराज संभाजी को दिशा दिखलाई थी औरंगाबाद की। वे निकल पड़े ना तो रिश्तों का मोह तोड़कर। एक एक पड़ाव तय करते हुए संभाजी औरंगाबाद पहुंचे। दिल्ली दरबार का एक अमीर सरदार जसवंत सिंह उनकी अगवानी के लिए आगे आया। फिर उसके सम्मुख ही संभाजी को मनसबदार के सम्मान वस्त्र प्रदान किए गए। युवराज संभाजी ने भी उसे नजराना पेश किया। औरंगाबाद के शाही महल में संभाजी अपने सहायक प्रताप राव, निराजी पंत, रावजी आदि के साथ गए और वहां शाह आलम से उनकी भेंट हुई। शहजादे का रंग तांबे का सा परंतु गोरा था। वह संभाजी से मिलकर बहुत खुश हुआ। होठों ही में बुदबुदाकर बोला, माशा अल्लाह, क्या सूरत है। उसने युवराज संभाजी को पूरे सम्मान सहित एक झूलदार हाथी और रत्न जटित तलवार भेंट दी। संभाजी ने भी उसे नजराना पेश किया। एक शानदार भव्य बैठक में शाह आलम ने संभाजी को अपने पास ही बिठा लिया। स्वयं जसवंत सिंह को भी ऐसा सम्मान कभी न मिला था। वह हाथ बांधे सामने खड़ा था। शहजादे ने फिर संभाजी से उनकी लंबी यात्रा के विषय में पूछताछ की। महाराज के स्वास्थ्य के कुशल क्षेम के बारे में भी उसने जानना चाहा। फिर अचानक उसका ध्यान संभाजी के गले में पड़ी हुई कौड़ियों की माला की ओर गया। संभाजी के इस निराले रूप को देखकर वो सोच में खो गया। हमने भी बचपन से आज तक बहुत सी मुहिमें की, शिकार खेले, मगर इस छोटी सी उम्र में जितनी बेखौफी है वह क्या अपने में कभी थी। अब रुखसती का वक्त आया। शाही महल के अतार ने इत्रदानी में से काबुली इत्र के फाहे बड़े अदब से झुककर शहजादे और संभाजी के हाथों पर लगाए। एक खिदमतगार सुनहरे नक्काशीदार तबक में बड़े बड़े गुलाबों का एक गुच्छा लिए बैठक के सामने हाजिर हुआ। तबक में रखा गुलाब का गुच्छा हाथ में लेकर पहले शहजादे ने उसे देखा। संभाजी के हाथ में देते समय उसके मुंह से बोल फूट पड़े, लीजिए राजा साहब, गुलाब भी क्या है, खूबसूरत फूल है। एक दिन युवराज संभाजी अपने सहायकों सहित पुष्पेश्वर के ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के लिए गए। उसके निकट ही बेरुल की गुफाएं थीं। बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि गुफाएं देखें।
अतः वे वहां भी हो आए। मराठा सेना की छावनी औरंगाबाद के दक्षिण नगर द्वार के पास थी। शामियाने खेमे लगाए गए थे। संभाजी प्रताप राव के साथ शहर का चक्कर लगा आते थे। उन्होंने पाया कि मुगलों के दक्षिण की राजधानी सुंदर है, लुभावनी है। महाराज ने उन्हें कहा भी था, जितना बन सके औरंगाबाद शहर को देखा भाला करना। एक दिन प्रताप राव के साथ शहर में घूमकर वे डेरे पर लौटे तो निराजी पंत ने सूचना दी, शहजादे सरकार युवराज जी को याद फरमाते हैं। मुलाकात का उद्देश्य क्या है कुछ पता नहीं। संभाजी ने यह सूचना सुनी और उनकी सलाह जानने के लिए प्रताप राव की ओर देखा। प्रताप के माथे पर बल पड़ गए थे, फिर भी बोले, युवराज की मुलाकात के लिए जाना चाहिए। पानी में रहकर मगर से बैर लेना अच्छा नहीं। संभाजी ने प्रताप राव, निराजी पंत, रावजी सोमनाथ आदि सहायकों को साथ लिया और पूरे शानदार सरंजाम के साथ वे शहजादे से मिलने शाही महल में पहुंचे। शहजादे का वजीर आगे बढ़ाया और वह उन्हें बैठक वाले महल में ले गया। आइए, कहते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मोहक रूप वाला शहजादा बैठक से उठकर आगे आया और संभाजी का हाथ अपने हाथ में लेकर उन्हें अपने नजदीक बैठा लिया। उसके खास सरदार बाअदब दोनों ओर कतारों में हाथ बांधे खड़े थे। प्रताप राव और अन्य सरदार भी ऐसे स्थानों पर जा खड़े हुए जहां से संभाजी पर नजर रख पाना सहज हो। पहले कुछ इधर उधर की बातें हुई, फिर शहजादे ने मुख्य बात की शुरुआत की। शंभू राजा, कभी शिकार खेलते हो? नहीं, शंभू राजा ने शांत रहकर उत्तर दिया। ताज्जुब है, राजा के फर्जंद आप और शिकार का शौक नहीं रखते। शहजादे की भौहें ऊपर चढ़ गईं। लेकिन हम यदि खेलना ही चाहें तो हमारे महाराज साहब हमें शिकार करने की इजाजत अवश्य देंगे। तो फिर आज चलिए हमारे साथ शिकार खेलने। हम आज रामटेक के जंगलों में निशाना आजमाने जा रहे हैं। नहीं शहजादे, हम न जा सकेंगे। संभाजी सावधान होकर बोले। क्यों, डरते हो हमारे साथ जंगल में जाने से? शहजादे ने व्यंग्य किया। संभाजी ने प्रताप राव की ओर देखा। प्रताप राव को भी अनुमान नहीं था कि ऐसा कोई निराला आमंत्रण सामने आएगा। वह भी सोच विचार में डूबे थे। क्या संकेत करें, सोच नहीं पा रहे थे। डरने की कोई बात नहीं, हम जरूर आएंगे आपके साथ शिकार खेलने। संभाजी ने गर्दन सीधी रखकर तड़ाक से जवाब दिया। वाह वाह, आफरीन, हमें आपसे यही उम्मीद थी। हम आपकी सवारी का इंतजाम करेंगे। आप अपने चुनिंदा लोग साथ ले लें। शहजादे ने प्रताप राव की ओर देखकर उत्तर दिया। तय हुआ कि दोपहर थोड़ी ढलने के बाद नगर से बाहर निकला जाए। इत्र गुलाब पेश किए गए। संभाजी शहजादे से विदा लेकर अपने डेरे पर वापस आ गए। संभाजी ने प्रताप राव की सलाह से अपने बहादुरों में से कुशल तीरंदाज और जंगलों में घोड़े दौड़ाने में निपुण सवार चुन लिए। आनंद राव, प्रताप राव, निराजी, राव जी आदि निष्णात शस्त्रधारी भी अपने घोड़ों पर जीन कसकर तैयार हो गए। युवराज संभाजी ने पहले शरीर पर जिरह बख्तर चढ़ाया, फिर टोप के नीचे शिरस्त्राण पहना। सब कुछ तैयार था। वे लोग अब शहजादे के संदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। संदेश मिलते ही संभाजी अपने चुने हुए लोगों के साथ छावनी से बाहर निकले। शहजादा एक हाथी पर सुरक्षित हौदे में बैठा था। एक दूसरा हाथी भी संभाजी के लिए वहां लाया गया था। शहजादे ने हौदे में से महावत को इशारा किया। महावत ने हाथी को अंकुश लगाकर घुमाया और वह हाथी को संभाजी के सामने ले आया। हाथी सधा हुआ था। उसने सवार को पहले शानदार सलामी दी, फिर झूलता झूलता वह नीचे बैठ गया। युवराज संभाजी ने कमरबंद में से मोहरों से भरी एक थैली खींच निकाली और वह थैली महावत की ओर उछाल फेंकी। महावत ने उस थैली को झेल लिया और संभाजी को कोर्निश किया। अब हाथी की पीठ से सीढ़ी लगाई गई। शस्त्रधारी युवराज सीढ़ी से होकर हौदे में आ बैठे। फिर महावत ने हाथी को खड़ा किया और शहजादे के हाथी की बगल में ला खड़ा किया। प्रताप राव, राव जी, निराजी, आनंद राव और चुनिंदा शिकारी साथी संभाजी के हाथी को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। शहजादे ने हाथ उठाकर और मुस्कुराकर संभाजी को अदब दिया तथा संभाजी ने भी हाथ उठाकर हंसते हुए उसके अदब का प्रत्युत्तर दिया। इसके साथ ही बड़े बड़े ढोल नगाड़े बज उठे। हाथी, घोड़े, निपुण शिकारी, हकबैये आदि दक्षिण नगर द्वार से बाहर निकल पड़े। रामटेक के जंगल में पहुंचकर हाथी रुक गए। पीछे चलने वाले शिकारी, हकबैये और घुड़सवार चारों ओर बिखर गए। संभाजी के लोग उनके हाथी को घेरकर खड़े हो गए। अब शहजादा संभाजी को दिखाना चाहता था कि शाही शिकार कैसा होता है। हकवैये और शिकारी साथी जहां तहां फैल चुके हैं। यह देखते ही शहजादे ने इशारा किया। महावतों ने हाथियों को जंगल में घुसाया।
प्रताप राव, आनंद राव आदि सरदार मंडली हाथी के पीछे घोड़ों को धीरे धीरे चला रहे थे। हाथी एक ऊंची पहाड़ी पर आकर रुक गए। वहीं से शिकार पर निशाना साधना था। यहाँ से ठीक सामने एक पठार फैला था। जंगल में से चारों ओर से कई सकरे गहरे रास्ते इस पठार पर आकर मिलते थे। शहजादे ने हौदे में बैठे बैठे ही अपने हाथों में एक तीर कमान लिया। उसने कमान को एक बार झुकाकर और टोरी को टंकार देकर मजबूती की जांच कर ली। उसके कई सरदारों ने भी तीर कमान या भाले हाथों में तान लिए। मराठी बरछैतों ने भी उन्हें देखकर अपने बरछे, भाले, धनुष आदि तान लिए। राम टेक के उस शांत वन में अचानक हो हल्ला मच गया। तरह तरह की आवाजों से जंगल चीखने कराहने लगा। हकवइयों ने हाका शुरू कर दिया था। इनके बीच ही रणसिंहों की तीखी तेज आवाज गूंज उठी। यह इस बात का संकेत था कि शिकार अब शिकारियों के शस्त्रों की मार के भीतर आ गए हैं। पहले कुछ क्षणों तक तो प्रचंड कोलाहल सुनाई देता रहा। फिर साथ ही सकरे नीचे रास्तों से भागते हुए वन गौओं के झुंड, सफेद चितकबरी, छोटी बड़ी वन्य गौएं बेचारी प्राणों के भय से रंबाती चीखती हुई पूंछ उठाकर अंधाधुंध भागती हुई उस पठार पर आ गईं। मराठा शिकारियों ने जंगली गौएं देखी। वे उन्हें देखते ही गड़बड़ा गए। रंभाती और बिदकी हुई गौएं एक दूसरे से टकरा गईं। सींग से सींग टकराए। इसी समय पहाड़ी पर से छूटने लगी भालों और तीरों की बौछार। मर्म स्थलों पर प्रहार होने के कारण कई गौएं रंभाती कराती हुई पठार पर गिर पड़ी। जो बच गईं, वे फिर घबराकर संकरे नीचान वाले रास्तों पर भाग पड़ी। घायल गौओं ने कुछ देर झटके दिए और फिर निष्प्राण हो रही। गौओं का रंभाना, कराहना और तड़पना संभाजी ने ज्यों ही देखा, वे हौदे में झटके से खड़े हो गए। हाथ के तीर कमान तो सामने गौओं को देखते ही छूटकर गिर गए थे। खुरों को झटका दे रही तड़पती उन गौओं को देखकर उनका हाथ व्याकुलता से कौड़ियों की माला पर ही फिरता रहा। आंख से अश्रुधारा बरस रही थी। विवश होकर उन्होंने आंखें मींच ली। कानों में रह रहकर गौओं का रंभाना गूंज रहा था। सेनापति! उन्होंने प्रताप राव को जोर से चिल्लाकर पुकारा। प्रताप राव घोड़ा पास ले आए। शहजादे से कहो, हमें ऐसा शिकार और यह खेल पसंद नहीं, हम जा रहे हैं। संभाजी ने उनसे कहा और महावत को आज्ञा दी, हाथी घुमा लो। महावत ने हाथी का मुंह मोड़ लिया। उधर प्रताप राव ने संभाजी का कहा शहजादे को जा कहा। संभाजी के हाथी के साथ साथ मराठा घुड़सवार, तीरंदाज, बरछैत भी वापस जाने लगे। कोई कुछ न बोलता था। युवराज संभाजी ने हौदे में से अपनी तीरंदाजों के तरकस की ओर देखा। हर एक तरकस पहले के समान भरा हुआ था। सामने जंगली गौओं को आया देखकर मराठा शिकारियों ने अपने हाथ रोक लिए थे। संभाजी के मुख पर असीम संतोष झलक उठा। बगल में घोड़े पर दौड़ लगाने वाले सेनापति प्रताप राव से संभाजी ने पूछा, गुजर काका, हमें शिकार करना ही हो तो किसका शिकार करें? जी प्रभु, वन्य श्वापदों का करें या फिर जंगली सूअरों का करें? प्रताप राव ने ऊपर हौदे की ओर देखते हुए कहा। महावत हाथी चलाने में मग्न था। उसे क्या पता था कि उसके हाथी पर भी इस समय मावल खंड का एक सिंह बैठा है, जिसने इरादा किया है कि शिकार करेगा तो केवल जंगली सूअरों का। औरंगाबाद छोड़ने से पहले युवराज संभाजी ने रावजी सोमनाथ और प्रहलाद निराजी की औरंगाबाद में रहने वाले कार्याधिकारी के रूप में नियुक्ति कर दी। महाराज ने संभाजी को औरंगाबाद भेजने के पीछे जो चतुर राजनीति का पासा फेंका था, उसे पूर्णतः कार्यान्वित करके संभाजी औरंगाबाद के रायगढ़ वापस लौट आए। इस समय महाराज ने बीजापुर के आदिल शाह से भी सुलह कर ली। इस सुलह के अनुसार बीजापुर दरबार ने महाराज को सालाना 3 लाख होन चौथाई के रूप में देना मंजूर किया। इस प्रकार अब श्री के स्वराज्य की 2 दिशाएं सुरक्षित हो गई थीं। दक्षिण दिशा की बीजापुर की आदिल शाही और उत्तर दिशा की मुगलिया सल्तनत, इन दोनों से सुलह हो चुकी थी। महाराज को इस समय यदि चिंता सता रही थी तो केवल कोंकण की दिशा की। समुद्र के किनारे बसे इस लंबे प्रदेश में प्रभु, नाइक, सावंत, दलवी आदि देशमुख सरदारों ने अपने पैर जमाए हुए थे। महाराज की अधीनता उन्हें माने नहीं थी। वे सारे प्रदेश में लूटपाट मचाते और गांवों बस्तियों को जलाते फिरते थे। जब वे जान पाते थे कि शिवाजी की सेना उनके प्रदेश की ओर बढ़ रही है, तो सेना आने से पहले वह प्रदेश छोड़कर पुर्तगाली गोवा के पंखों के नीचे जा छिपते थे। उधर पुर्तगाली गोवा की गरीब प्रजा भी शासकों से तंग आ चुकी थी। फिरंगियों ने गोवा में बलात् धर्म परिवर्तन करने की मुहिम शुरू की हुई थी। गांव के गांव धर्म परिवर्तन के शिकार हो रहे थे। जो प्रजाजन विरोध करते थे,
उन्हें चौक के बीच खड़ा करके जिंदा जला दिया जाता था। सैकड़ों बरस का, कई पीढ़ियों का अपना प्यारा गांव छोड़कर निराश्रित प्रजा कारवार प्रदेश और कोंकण प्रदेश में भागकर आ रही थी। कोई रखवाला न था उनका। अब महाराज ने ये ठान लिया और इन देशमुखों, सरदारों तथा गोवा के फिरंगियों का घमंड चूर करने के लिए वे स्वयं पूरी फौज लेकर राजगढ़ से कोंकण प्रदेश की ओर चले गए। राजगढ़ के खास महल में गिरदे तकियों से सजी बैठक पर जिजाऊ और संभाजी बैठे थे। उनके सम्मुख शीशम की बनी एक चौकी पर केशव पंडित बैठे थे। मस्तक पर गंध द्रव्य की आड़ी रेखाएं थीं। उनके सामने एक लकड़ी की तिपाई पर भगवे रंग की चादर बिछी हुई थी और उस पर रामायण की पोथी रखी थी। केशव पंडित रामायण के श्लोकों का पाठ कर रहे थे। एक एक पृष्ठ समाप्त होते ही उसे उठाकर रखते जाते थे। देववाणी के श्लोक उनके मुख से शुद्ध स्वर और लय में बंधकर प्रकट हो रहे थे। संस्कृत के श्लोक का पाठ करके वह स्थानीय भाषा में उसका अर्थ समझाते जाते थे। लंकाधिपति रावण का वध करने के पश्चात प्रभु रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर आए और सिंहासनारूढ़ हुए। उन्होंने अपने शूरवीरों को उपहार आदि देकर यथा योग्य सम्मान किया। भक्तराज हनुमान जी को उन्होंने एक मोती कंठा भेंट दिया। हनुमान जी उस कंठे को लेकर अयोध्या के नगर द्वार के निकट आए और एक ऊंचे वटवृक्ष पर जा बैठे। कंठे के एक एक मोती को दांत से फोड़ फोड़ कर फेंकने लगे। वो देख रहे थे कि इस कंठे के मोतियों में हमारे प्रभु श्री राम कहाँ छिपे हैं। उन्हें किसी भी मोती में उनके प्रभु न मिले। वो व्याकुल हो गए। वृक्ष के नीचे मोतियों के टुकड़े फैले हुए थे। कथा का प्रसंग सुनकर संभाजी भावाभिभूत हो गए। उनके मन की नौका भावनाओं की लहरियों में डोलने लगी। प्रत्येक वस्तु में राम को खोजना चाहिए। ओह, कितनी गहन निष्ठा है। हनुमान जी ने अपनी छाती फाड़कर दिखाया, प्रभु श्री राम हृदय देश में निवास करते हैं। इसी प्रकार क्या हम भी कभी महाराज साहब की महिमामयी मूर्ति अपने अंतःकरण में भर पाएंगे? किस विचार में डूबे हो शंभू? जिजाऊ ने पीठ पर प्यार से हाथ रखते हुए पूछा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए संभाजी ने अभी सिर ऊपर उठाया ही था कि उन्हें अस्त्र शस्त्र आदि की शिक्षा देने वाले गुरु गोमाजी बाबा भीतर बैठक में प्रविष्ट हुए। मुजरा करते हुए बोले, माँ जी, कोल्हापुर भाग की ओर से पुनान गांव का एक आदमी आया है। उसका नाम है ज्योत्या जी। आदमी बड़ा हुनरबाज है, भरोसा रखने लायक है। माँ साहब के चरणों में रहकर महाराज की सेवा में चाकरी मांग रहा है। इसी कारण आपसे मिलना चाहता है। आने दो उसे, जिजाऊ ने शांत भाव से कहा। एक शानदार हट्टा कट्टा नौजवान भीतर प्रविष्ट हुआ। कलाइयों में चांदी के कड़े पहने वह मावल खंड के बल तेज की जीवित प्रतिमा लग रहा था। फर्शी मुजरा करके वह खड़ा हो गया। किस गांव के हो? जिजाऊ ने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा। जी, पुनाल गांव का हूँ। ज्योत्या जी ने अदब से उत्तर दिया। कौन कौन से हथियार चलाना जानते हो? पटा, भाला, बोथाटी, गतका सब कुछ चला सकता हूँ माँ सरकार। ठीक है, परंतु तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी का भरोसा कैसे किया जाए? प्रश्न सुनकर ज्योत्या जी कुछ देर के लिए हड़बड़ा गया। फिर बोला, जी, एक माँ के चरणों में क्या बालक को अपनी सच्चाई सिद्ध करनी पड़ेगी? उत्तर सुनकर जिजाऊ का चेहरा खिल उठा। युवराज संभाजी भी उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। सोचने लगे, इस देहाती के विशाल वक्ष में कितनी स्वामी भक्ति छिपी होगी, अनुमान कर पाना कठिन है। गोमा जी इसे राज कार्यालय में ले जाओ और बालाजी से इसकी भेंट कराओ। कहो इसे भर्ती कर लिया जाए, जिजाऊ ने कहा। आदेश सुनकर गोमा जी और ज्योता जी मुजरा करते हुए पीछे पीछे हट रहे थे। अभी वे गर्दन घुमाकर मुड़ना ही चाहते थे कि जिजाऊ ने उन्हें ठहरने को कहा। फिर कहने लगी, सुनो ज्योत्या जी, हमने तुम्हारी ईमानदारी के बारे में पूछा, इसलिए बुरा मत मानना। सुनो, राज्य प्राप्त होना फिर भी सरल है, परंतु ईमानदार सच्चा सेवक मिलना बहुत कठिन होता है। रामायण भी यही कहती है। आज महाराज ने राजसभा बुलाई थी। मंत्रीगण और संभाजी उपस्थित थे। प्रताप राव, निराजी और आनंद राव युवराज संभाजी की ओर से मुतालिक और नायब बनकर बरार और खानदेश की ओर रवाना हो रहे थे। संभाजी ने उन्हें अत्यंत आदर पूर्वक श्रीफल, सम्मान वस्त्र और बीड़े दिए। उन तीनों सरदारों ने युवराज संभाजी और महाराज को अदब से मुजरे किए। सेनापति प्रताप राव की मराठा फौज राजगढ़ से नीचे उतरने लगी। पाली दरवाजे के नक्कार खाने के नगाड़े बज उठे।
कूच के नगाड़ों की आवाज सुनकर संभाजी सोचने लगे, सेना हमारे पीछे पीछे चले और हम सेनापति बनकर सेना का नेतृत्व कर रहे हूँ। ऐसा शुभ दिन जाने कब आएगा। राजगढ़ में युवराज संभाजी का सम्मान सर्वत्र धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। राजमहल में, रनिवास में, किले के 18 शास्त्रागारों में, राज कार्यालय में, सभी जगहों में लोग उन्हें महाराज की बोलती चालती छाया के रूप में मानने लगे थे। राजगढ़ में धाराऊ सदा येसुबाई के साथ साथ रहती थी। दोनों में घनिष्ठता बढ़ गई थी। येसुबाई धाराऊ को माँ जी कहकर पुकारती थी और उसे सगी माँ से बढ़कर मानती भी थी। धाराऊ उन्हें कहती थी बहू जी, परंतु सगी बेटी का सा प्यार करती थी। राजगढ़ के राज परिवार की प्रथा के अनुसार छोटे लोग अपने बड़े बूढ़ों को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नमस्कार करने जाते थे। येसुबाई प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त का नमस्कार करने जिजाऊ के खास महल में जाती थी। ऐसे हर अवसर पर धाराऊ भी साथ रहती थी। संभाजी और येसुबाई का विवाह बचपन में ही हो गया था और वे विवाह के बाद में अब तक मायके में ही रह रही थीं। अब संभाजी के आगरा से लौटने के बाद मायके से ससुराल में वे पहली बार ही आई थीं। शुरू के कुछ दिनों में वे घबराई सिटपिटाई सी रहीं, परंतु जिजाऊ, धाराऊ, पुतलीबाई और स्वयं महाराज साहब के प्यार दुलार भरे बोलों से अब राजगढ़ में उनका मन रमने लगा था। हाँ, एक स्थान ऐसा था जहाँ जाकर उनकी जिह्वा जकड़ जाती थी। वह स्थान था सोयराबाई का महल। येसुबाई की कमी माँ साहिबा से, आबा साहब से, यहाँ तक कि अपने उनसे भी अब संकोच का अनुभव नहीं होता था। परंतु न जाने क्यों इन सोयराबाई सास जी से वे बहुत घबराती सी थीं। ये सास जी थी गोरे उजले रंग की, परंतु येसुबाई को ऐसा प्रतीत होता था मानो किले की चहारदीवारी पर कड़कती धूप में रखी हुई तलवार चमचमा रही हो। येसुबाई ने तनिक ध्यान देकर सोयराबाई की और भी कुछ आदतें देखी थी। देखा था कि चलते समय उनके नाक के नोक पर लालाई आ जाती है। ये भी देखा था कि अपने हाथ में पहने सोने के कंगनों को दूसरे जरूर देखें, इस कारण वे बार बार अपने सिर का आंचल ठीक करती रहती थी। अपने माथे पर रेखित कुमकुम की 2 आड़ी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं या नहीं, यह वे दर्पण में टक लगाकर देखती थी और उस समय अपने आप को जैसे भूल जाती थी। नित्य चर्चा के अनुसार एक दिन धाराऊ येसुबाई को साथ लेकर सूर्यास्त का नमस्कार करने के लिए जिजाऊ के महल में आई। यहाँ जिजाऊ को नमस्कार करने के लिए पूरा राज परिवार एकत्र था। संभाजी थे, सभी रानियां थीं। महाराज उस दिन वहाँ नहीं थे, वे महाड़ और रायगढ़ की ओर गए हुए थे। दीप जलाने के लिए नियुक्त नायक ने अभी अभी आकर महल के दीवट प्रज्वलित किए थे। उस समय जिजाऊ कुछ दासियों सहित जगदम्बा के दर्शन करके लौटी। आते ही उन्होंने दीप ज्योतियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उनके बुढ़ापे की थकावट अब छिपी नहीं रही थी। सिर पर पूरा आंचल ढका होने से उनके बालों पर चढ़ा हुआ चूने सी सफेदी सा श्वेत रंग दिखाई नहीं पड़ता था। सभी रानियां सामने आकर जिजाऊ को नमस्कार कर रही थीं और जिजाऊ उन्हें हृदय से मंगल आशीष दे रही थी। संभाजी भी आगे बढ़े और उन्होंने जिजाऊ को प्रणाम किया। शंभू राजा, तुम अब अकेले ही हमें प्रणाम क्यों किया करते हो? बेटी येसु, तनिक सामने आओ और यहाँ अपने श्रीमान के साथ आकर खड़ी हो। जिजाऊ ने येसुबाई से कहा और लाश से छुई मुई बनी येसुबाई धाराओं को साथ लेकर आगे बढ़ी और संभाजी के बाएं आकर खड़ी हो गईं। फिर दोनों ने मिलकर माँ जिजाऊ के चरणों में भक्तिभाव से प्रणाम किया। जिजाऊ के होठों पर हंसी तैर गई। आनंदा तिरेक से वाणी मुख हो रही थी, फिर भी वे बोली, जीते रहो, फलो फूलो। जो भी सुख दुख भला बुरा मानना भोगना है, मिलकर साथ साथ भोगो, बने रहो। येसुबाई लज्जा की मूरत बनी खड़ी थी। जिजाऊ ने येसुबाई की ठोड़ी को तर्जनी से ऊपर उठाया और कुछ देर तक देखती ही रह गईं। आज उन्हें पहली बार अनुभव हुआ, हमारे पौत्र की वधू का चेहरा तो अपने माता पिता जैसा, शेर के घराने जैसा है, परंतु उसकी आंखें ठीक कैसी हैं? हाँ, आंखें साक्षात देवी जगदम्बा के समान विशाल दूरदर्शी हैं। जिजाऊ की आज्ञा पाकर समस्त स्त्रियां एक एक कर चली गईं, परंतु आज शायद पहली बार ही सोयराबाई सबसे पीछे रह गईं। अपनी सेविका चंद्रा से बात करने के बहाने वे वहां रुक गईं। येसुबाई महल से बाहर जाने को थी कि सोयराबाई उनके पास गईं और धीरे से बोली, हमारे महल में आओगी क्या हमारे साथ? येसुबाई ने सिर हिलाकर आज्ञा पालन का भाव जताया और वे विनम्र भाव से सोयराबाई के पीछे जाने लगी। परंतु धाराऊ के गुदना भरे माथे पर सिकुड़न आ गई। यह आज क्या नई बात है? फिर भी वो अपनी बेटी के पीछे पीछे चल पड़ी। पुतलीबाई ने जब देखा कि येसुबाई सोयराबाई के साथ जा रही हैं, तो वे भी बहू के साथ जाने को हुई। परंतु जब उन्होंने धाराऊ को भी साथ जाते देखा तो वे निश्चिंत हो रहीं। अपने महल में आकर
सोयराबाई ने येसुबाई को हाथ से पलंग पर बैठने का संकेत किया और अपनी सेविका चंद्रा को दृष्टि से कुछ इशारा किया। चंद्रा भीतर के कक्ष में गई और नक्काशीदार लकड़ी का एक मंजूषा साथ लेकर बाहर आई। यह मंजूषा उसने अपनी स्वामिनी को दे दी। मंजूषा हाथ में लिए सोयराबाई येसुबाई के पास आई। मंजूषा का ढक्कन खोलकर मंजूषा उनके सामने रखकर सोयराबाई ने कहा, ये हमारे निजी आभूषण हैं। हमारे मायके से तलबड़ी गांव से आए हैं। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो उसे हाथ लगाओ। मंजूषा में बाजूबंद मोती की मालाएं, पैजनी राजपूती बनावट की बिंदी, बांके, टीक आदि आभूषण थे। सोयराबाई के पिता का मोहिते कुल नाम था और यह घराना मूलतः राजपुताने का था। इस कारण सोयराबाई का रंग केतकी के समान गौर और रक्त भी राजपूती था। आभूषणों का बड़ा शौक था उन्हें। पैरों पर अलते के बेलबूटे बनवाना उनकी एक विशेष रुचि थी। येसुबाई असमंजस में पड़ गईं और गहनों को देखती ही रह गईं। फिर अपने आप ही धाराओं की ओर मुड़ गईं। क्या किया जाए, शायद यही पूछना चाहती थी। सोयराबाई ने ताड़ लिया। धाराओं से बोली, जरा भाई, हमारी बहू जी से कहो संकोच न करें, किसी भी आभूषण को हाथ लगा दें। हाँ हाँ, धाराओं ने येसुबाई को कहा, किसी भी गहने पर हाथ रखो बहू जी, यह अपना ही महल है। येसुबाई ने फिर से एक नजर सब आभूषणों को देखा और अंबिया के बनावट वाली एक टीक पर उन्होंने हाथ रख दिया। ये देखकर सोयराबाई हंस दी। अब हंसी में न जाने क्या भाव था, शायद कौतुक का भाव था या फिर कुछ ऐसा व्यंग उपहास भी छिपा था जो समझ में ना आ सके। सोयराबाई ने झट से वह टीक उठाई। मंजूषा चंद्रा को देते हुए उन्होंने वह टीक अपने हाथ से येसुबाई के गले में पहना दी। टीक के दो डोरी को खींचकर उन्होंने वह टीक येसुबाई के गले में ठीक से बैठा दी। इसके बाद सोयराबाई काफी देर तक महाराज के बारे में, माँ साहिबा के बारे में और अपने मायके के बारे में जाने क्या क्या बताती रहीं। येसुबाई और धाराओं के जिम्मे बस सुनने का काम था। हम ही बोलती जा रही हैं, तुम कुछ नहीं बोलती बहू। बीच में ठहरकर सोयराबाई ने तनिक बातचीत का क्रम बदलने का प्रयत्न किया। येसुबाई कुछ न बोली, सिर उठाकर उनकी ओर देखती ही रही। हम भी कैसी मूर्ख हैं, हमारे ख्याल में ही न आया कि तुम बोलने में संकोच क्यों कर रही हो। तुम्हारी बोली श्रृंगारपुर की है, कोंकण के गांव वाली देहाती किसानों वाली बोली। अभी दुर्ग की राज परिवार की खास भाषा तुम कहाँ सीख पाई होगी। तुम्हारा संकोच स्वाभाविक है, परंतु लजाया न करो बहू। थोड़ा बहुत बोलने की आदत डालो। ऊपर से वचन सीधे से लगते थे, परंतु सोयराबाई को जो कुछ व्यंग्यार्थ कहना था कह गई। कड़वा तीखा माजू फल उन्होंने गुड़ में मिलाकर पेश कर दिया। सोयराबाई की बातें सुनकर येसुबाई के मन में आज पहली बार अपनी इस अपूर्णता की ओर ध्यान गया। हमारा भाग्य हमें किसान सरदार के घर से इस राज परिवार में ले आया, परंतु अब हमें भी दुर्ग के व्यवहार की भाषा को सीखने बोलने का अभ्यास करना चाहिए। सोयराबाई की ये चालें और गुप्त उपहास की बातें न जाने कहां कहां तक पहुंचेंगी। इसे धाराओं ताड़ गई थी। येसुबाई का चेहरा भी उसे ग्लान दिखाई दे रहा था। उन्हें इस झंझट से छुटकारा दिलाते हुए धाराओं बोली, आज दिन भर तुमने उपवास रखा है ना बहू जी, चलो अब चलकर कुछ खा पी लो। सुनकर येसुबाई उठ खड़ी हुई और हम चलती हैं कहकर उन्होंने सोयराबाई को प्रणाम किया। सोयराबाई ने देखा येसुबाई की पीठ पर गले के टीक के दो डोरे पीछे झूल रहे हैं। येसुबाई की आभूषणों की रुचि देखकर वे फिर एक बार हंस पड़ी। मंजूषा में राजपूती ढंग के कितने अनमोल गहने हैं, मोतियों हीरों के गहने हैं। बहू ने हाथ भी रखा तो कोंकणी ढंग की एक टीक पर। धाराऊ मन में खूब समझ बैठी थी। उसके मन में आया था कि कह बैठे, रानी जी, आदमी की बोली कैसी है, इसकी बजाय उसकी बोली में प्यार मोहब्बत कितना है यह देखा करो। परंतु उसने कुछ कहा नहीं। येसुबाई की टीक की झूलती डोरियों को देखकर उसका मन बौखला उठा। बड़ी रानी बनती है, बड़े घराने की है, इतना भी तो ध्यान नहीं रहा कि नया गहना किसी को पहनाते समय उसे हल्दी कुमकुम लगा देती हूँ। क्या बात हुई शिब्बा, हम तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करके आखिर स्वयं तुमसे मिलने आई हैं। बोलो, मिलने क्यों नहीं आए? जीजाऊ ने महाराज के माथे के सिकुड़े हुए तिलक और तने हुए बल देखते हुए पूछा। जंजीरा की मुहिम में हम हफ्सी से मात खा गए माँ साहिबा। आप जानती हैं, वहाँ समुद्र के बीच में एक बहुत दृढ़ जलदुर्ग है। हफ्सियों के कब्जे में है वह जलदुर्ग। वह जलदुर्ग लगभग हमारे कब्जे में आ ही चुका था और सिद्दी फतेह खां उसे हमारे हवाले करने को तैयार था। मगर सिद्दी संबूल, सिद्दी कासिम और खैरत खां आदि उसके सरदारों ने उसे ही कैद कर लिया। हमारा बनता काम बिगड़ गया। राजा ने बात पूरी की। बस इतनी सी बात के लिए हमसे मिलने आना टाल रहे थे। शिवा, पराजय से कौन बच सका है आज तक?
देवताओं को भी पराजित होना पड़ा है अनेक बार। जिजाऊ के बोल सुनकर महाराज ने चौंक कर ऊपर देखा और जिजाऊ की आंखों का भाव पड़ना चाहा, तो माँ साहिबा ने सब कुछ सुन लिया प्रतीत होता है। महाराज ने भर्राई सी आवाज में कहा, किस बारे में? जिजाऊ ने देखा महाराज के मुख मुद्रा पर उदासी छाई हुई थी। देवताओं के बारे में। महाराज की वाणी और अधिक भर्रा उठी। कहो राजा, क्या हुआ? जिजाऊ संभाजी को साथ लिए उनके निकट आ खड़ी हुई। माँ साहिबा, हमारा राजा बनना मिट्टी की मोल हो गया। आपका सपूत कहलाने में भी हमें शर्म महसूस होती है। जंजीरा में हमने जो समाचार सुने उन्हें सुनकर हमें प्रतीत हुआ मानो हमारे सारे स्वप्न आकांक्षाएं खारे समुद्र के तल में डूब गई हैं। मुख से यह बात कैसे कहें हम आपसे? महाराज रुक गए। राजा, जिजाऊ ने महाराज की पीठ पर हाथ रखकर दिलासा देना चाहा। उस हाथ के स्पर्श से महाराज ने अनुभव किया अब माँ साहिबा की गोदी में सिर रखकर ही समाधान मिलेगा। कहो राजा, कहो, क्या समाचार सुना था तुमने जंजीरा में? जिजाऊ ने धीरज बंधाते हुए कहा, माँ साहिबा, माँ जी, औरंगजेब ने पूरे उत्तर भारत को धूल में मिलाने का इरादा किया है। शायद वह हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त भ्रष्ट कर रहा है। ओह, इन मुगलों ने काशी के बाबा विश्वनाथ का मंदिर भी तोड़ फोड़ डाला है। उस स्थान पर मस्जिद खड़ी कर दी है दुष्टों ने। देवताओं के भाग्य में भी यों पराजय बदी होती है। वे देवता हैं, पराजय सह लेते हैं, परंतु हम मनुष्यों के हृदय में देवताओं की इस प्रकार की पराजय की मार सहन करने की भी सामर्थ्य नहीं होती। हम शर्मिंदा हैं, आपको मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं हम। महाराज की आंखें आंसुओं से भर आईं। सुनकर जिजाऊ भी कुछ बोल न पाई। उनका हाथ महाराज की पीठ पर ही घूम रहा था। संभाजी ने महाराज के ये शब्द सुने और शब्दों ने जैसे उनका हृदय चीर कर रख दिया। उनकी दृष्टि देख रही थी आगरे के लाल किले का या लाल मिट्टी का अखाड़ा। कोई उनसे पूछ रहा था, ये शिवा का बच्चा कुश्ती लड़ेगा क्या? मित्रों, अभी आप सुन रहे थे शिवाजी सावंत का प्रसिद्ध उपन्यास छावा का भाग 5।